यस सर, आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। चले, एक्सीलेंट। ओके, अगर आपको जो है वो स्क्रीन भी दिखाई दे रही है तो अच्छा। अब सबसे पहली बात, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन की। हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली रिव्यू भी कर लिया था, डिस्कस भी कर लिया था, और उसके बाद आपने एक टेस्ट भी दे दिया है। अगर आप में से किसी के जहन में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है टेस्ट से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो टेस्ट से रिलेटेड अगर किसी के जहन में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो मेरा ख्याल है किसी जन में कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, अब एक बात और। अब आज जो है वो वेडनेसडे। अब आज के बाद हमारी जो अगली क्लास होगी वो मंडे को ही होगी, और मंडे को आपका वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट के हवाले से एक बात सुन लें, क्योंकि जब आपका टेस्ट होगा वो मंडे के दिन होगा, मैं मंडे को क्लास ले चुका हूँ, फिर वेडनेसडे की क्लास होगी, फिर आपका टेस्ट आ जाएगा। तो टेस्ट का उसूल समझ लीजिए। हमने जो कुछ पढ़ा हुआ होता है ना, वो टेस्ट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मंडे को आपका जो टेस्ट होगा तो उसमें ग्रेविटेशन आएगा, ठीक। अच्छा, लास्ट टाइम जब आपने टेस्ट दिया था, क्योंकि पहला टेस्ट था, तो मैंने इस बात का ख्याल रखा कि मैंने डेप्थ, वेटलेसनेस, आर्टिफिशियल ग्रेविटी आपको मंडे को ही पढ़ाई थी, लेकिन मैंने इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं दिया। लेकिन अब इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि अगर आप किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, और आपको पता है कि उस टॉपिक का कुछ पोर्शन हम जो है वो मंडे वाले दिन ही पढ़ने वाले हैं, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बहुत मुमकिन है मैं जो कुछ मंडे को पढ़ाऊं, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी टेस्ट में पूछ सकता हूँ। हाँ, एक बात का मैं खास ख्याल करूंगा कि मैंने टॉपिक मंडे को ही पढ़ाया और मैं मंडे को ही क्वेश्चन दे रहा हूँ टेस्ट में, तो फिर मैं क्वेश्चन ऐसा दूंगा जिसमें मेरा ख्याल है कि जिसने लेक्चर प्रॉपरली अटेंड किया हुआ है वो बासानी जवाब दे देगा, ठीक। लेकिन वो टॉपिक जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो मंडे को टेस्ट में आएगा, तो मेरे जहन में है कि बच्चे के पास तकरीबन 4-5 दिन थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर मैं क्वेश्चन जो है वो टफ क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, ठीक। तो अब मंडे को जो आपका टेस्ट होगा उसमें ग्रेविटेशन आएगा कंप्लीट, और जितना पोर्शन हम वेव का आज पढ़ लेंगे, वेव मोशन साउंड में चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कुछ हम आज पढ़ लेंगे ये भी मंडे के टेस्ट में जो है वो इंक्लूडेड होगा। अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 था आपके पास वेव मोशन एंड साउंड। अच्छा, इस वेव मोशन एंड साउंड को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहली चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए, वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू वाइब्रेटरी मोशन। तो हमें सबसे पहले जो है वो वाइब्रेटरी मोशन का जिक्र करना चाहिए। देखिए, हम मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं कि मोशंस हमारे पास 3 तरह की होती हैं। मोशन आपके पास जो है वो ट्रांसलेशनल होती है, मोशन आपके पास रोटेशनल होती है, मोशन आपके पास वाइब्रेटरी मोशन होती है, ठीक। मोशन आपके पास 3 तरह की है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन की। आप क्या कहते थे? आप ये कहते थे कि अगर हम एक स्ट्रिंग लें और एक स्ट्रिंग से एक मास जो है वो सस्पेंड कर दें, तो जो कुछ बनता था ये आपके पास कहलाता था पेंडुलम। ये पेंडुलम जिस जगह पे रुकता था ये इसकी कहलाती थी मेन पोजीशन। तो ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ हमारे लिए कहलाता है क्या? मेन पोजीशन। फिर आप इस पेंडुलम को लाते थे एक एक्सट्रीम के ऊपर, लेट्स से दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन को नाम दे देता हूं ए का। बिल्कुल ऐसी एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर भी बनेगी जिसको हम नाम देंगे किसका? बी का। तो हमारे पास 2 एक्सट्रीम होती थी, ए एंड बी आर बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक। अच्छा, अब ये पेंडुलम जो एक खास किस्म की मोशन परफॉर्म करता था जिसको हम नाम देते थे वाइब्रेटरी मोशन। अब इस वाइब्रेटरी मोशन में टोटल 4 हिस्से होते थे। पहले ही बॉब मूव करेगा फ्रॉम ए टू ओ, फिर ये बॉब जाएगा ओ टू बी, फिर ये बॉब मूव करेगा फ्रॉम बी टू ओ, और फिर ये बॉब मूव करेगा
O2A, यानी जिस पॉइंट से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पे वाइब्रेशन जो है वो खत्म भी हो गई, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई। क्योंकि एक कंप्लीट वाइब्रेशन क्यों है कि जहां से वाइब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है उसी पॉइंट पे वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट भी हो रही है, ठीक। अच्छा, अब अगर आप देखें तो बॉडी ए से हो गई, O से B, then it will go from B to O, and then it will go from A to A. This whole thing is known as one vibration. हम वन वाइब्रेशन को कैसे डिफाइन करते थे? हम वन वाइब्रेशन को कहते थे वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। देखिए, लफ्ज राउंड जहां पर आ जाता है उसका मतलब ही होता है कि जो इनिशियल पॉइंट है वही आपके पास जो है वो फाइनल पॉइंट है, राइट। तो ये कहलाते थे क्या? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। इस वन कंप्लीट राउंड ट्रिप में जो टाइम लगता था, हम उस टाइम को नाम दिया करते थे किसका? टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम फॉर वन वाइब्रेशन। अब आपको शायद फर्स्ट ईयर फिजिक्स का प्रैक्टिकल याद आ जाए कि आप वहां पर टाइम पीरियड जो है वो एक वाइब्रेशन के नहीं निकालते थे। वहां पर आप टाइम पीरियड निकाला करते थे 10 वाइब्रेशंस का, 20 वाइब्रेशंस का, उसको स्मॉल टी कहते थे। तो हम टाइम पीरियड कैसे निकालते थे? हम स्मॉल टी को डिवाइड कर देते किससे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका हमारे पास ऐसा यूनिट क्या हुआ करता है? सेकंड। फिर आप एक क्वांटिटी पढ़ा करते थे जिसको हम नाम देते थे फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन वन सेकंड। जितनी वाइब्रेशन एक सेकंड में कंप्लीट होंगी वो आपके पास फ्रीक्वेंसी कहलाती थी। और फिर आपको शायद याद हो कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस एतबार से इसका यूनिट बन जाता था 1/सेकंड, जिसको हम सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज कहा करते थे, ठीक। और फिर आपको याद है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। F इक्वल 1/T और T इक्वल 1/F। अच्छा, ये तो वाइब्रेटरी मोशन से मुतालिक बहुत ही फंडामेंटल सी बातें हो गई। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन में जब बॉडी या बॉब मूव करता है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। उस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं x। डिनोट किया जाएगा x से। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। अच्छा, अब इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको एक बात याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, राइट। तो इस एतबार से जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम मेन टू एक्सट्रीम, जिसको आसान अल्फाजों में हम कह देते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। बस ये याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन। अच्छा, अब जब ये बॉडी मूव कर रही है तो लेट्स से अगर ये O से A गई, जब ये A पे पहुंचेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? मैक्सिमम। दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय x नॉट एंड दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यूनिट इसका भी क्या होगा? मीटर। तो अब मैं एक बात कह सकता हूं, अगर बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन पर है तो मीन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और अगर बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पर है तो एक्सट्रीम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बन जाएगा? x नॉट बन जाएगा। एक्सट्रीम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या बन जाएगा? x नॉट बन जाएगा। तो आपको जो है वो ये बात समझ में आनी चाहिए कि मीन पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? x नॉट। क्योंकि मैं इस पॉइंट को आइंदा आने वाले टॉपिक में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, तो ये जो है ना, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि व्हेन बॉडी इज एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज 0, व्हेन बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। अच्छा, हमें जो है वो एक खास किस्म की वाइब्रेटरी मोशन पढ़नी है। उस खास किस्म की मोशन को हम नाम देते थे क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक।
अच्छा, आप ये सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में है क्या? देखिए, इसको समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग को एक एंड से कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड से मैंने एक मास एम कनेक्ट कर दिया। जिस जगह पे बॉब रुका हुआ है, ये इसकी कहलाएगी मेन पोजीशन। अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉब मूव करे और पॉइंट ए पर आ जाए, तो आप में से हर बच्चा एक ही जवाब देगा कि सर आपको जो है वो फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक, लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज ए, आई वांट द ब्लॉक टू बी एट ए। तो क्या होगा, मैं एक फोर्स लगाऊंगा टूवर्ड्स राइट। ठीक, इस फोर्स को हम नाम देते हैं क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्योंकि फोर्स जो है वो स्प्रिंग को क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, डिफॉर्म कर देगी। इस फोर्स को हम नाम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड दिस डिफॉर्मिंग फोर्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों? द मोर द डिस्प्लेसमेंट, द मोर फोर्स विल बी नीडेड। अगर आप बॉडी को ओ के करीब रखेंगे तो आपको कम फोर्स चाहिए होगी, अगर आप बॉडी को ओ से दूर रखेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। तो हम क्या कहते थे, हम ये कहते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और शायद कुछ बच्चों के जहन में आ रहा हो कि सर हम इसको नाम दिया करते थे किसका, हुक्स लॉ का। मैट्रिक फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इस एक्स के बहुत सारे नाम हो गए। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट भी है, ये एक्स स्ट्रेचनिंग ऑफ द स्प्रिंग भी है, ये एक्स एलोंगेशन इन द स्प्रिंग भी है, ये एक्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग भी है। आप इस एक्स को जो नाम देना चाहें आप इसे वो दे सकते हैं। एक्स जो है वो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एक्स हमारे लिए जो है वो स्ट्रेचनिंग भी होगा, एक्स हमारे लिए जो है वो एलोंगेशन इन द स्प्रिंग भी होगा। ठीक, तो आप एक्स को जो भी नाम देना चाहें आप वो नाम जो है वो इसे दे सकते हैं। आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। यहां इस कांस्टेंट को हम नाम दिया करते थे किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का। ठीक, अच्छा, इस स्प्रिंग कांस्टेंट के हवाले से कुछ बातें आप में से मेजॉरिटी के जहन में होंगी, फिर भी बता दूं। तो अब मैं से क्या कह सकता हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स, डिवाइड को क्या पढ़ते थे, पर यूनिट। अब एक्स को आप कुछ भी नाम देते हैं, अब एक्स को डिस्प्लेसमेंट कहें, एक्स को स्ट्रेचनिंग कहें, एक्स को एलोंगेशन कहें, या एक्स को इंक्रीज इन लेंथ कहें। आप इसको जो नाम देना चाहें दे दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हम आसानी इसको कह सकते हैं कि के इज फोर्स पर यूनिट स्ट्रेचनिंग। ठीक, अब इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर। यूनिट पहले इसलिए बता दिया, बात आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि एक स्प्रिंग का कांस्टेंट है 5 न्यूटन पर मीटर, एक का कांस्टेंट है 12 न्यूटन पर मीटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर वी नीड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज नीडेड। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको क्या बताता है, स्प्रिंग को यूनिट स्ट्रेच करने के लिए, स्प्रिंग को 1 मीटर स्ट्रेच करने के लिए आपको कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। 5 न्यूटन पर मीटर का मतलब है 5 न्यूटन, 12 न्यूटन पर मीटर का मतलब है 12 न्यूटन। पहली बात। अब एक सवाल है, ये फर्स्ट ईयर में जो है ना एमसीक्यूज में भी आया करता था एग्जाम में। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है लेट्स से 10 न्यूटन पर मीटर। मैंने क्या किया, इस एक स्प्रिंग को दो आइडेंटिकल स्प्रिंग में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। क्या आप मुझे कोई बता सकता है अब दोनों स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होना चाहिए? मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ। सर कांस्टेंट जो है वो 20 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, कांस्टेंट 10 होगा, कांस्टेंट 5 होगा, या नन ऑफ दीज। मैंने आपको चार ऑप्शन दे दिए। आप में से कोई भी बच्चा इस सवाल का अगर जवाब देना चाहे, दैट आई हैव अ स्प्रिंग
whose constant is 10 Newton per meter. What if the spring is broken into two equal parts? What will be the new constant? जी फातिमा। सर 10 न्यूटन पर अच्छा, मीटर। ऐसा क्यों? तो ये कांस्टेंट है तो चेंज तो कभी होता नहीं है कांस्टेंट। चले मैं 2-3 बच्चों से और आंसर ले लूं, फिर हम इस पर बिल्कुल डिस्कस करते हैं। जी शायद। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसा सर डबल हो जाएगा 20 डबल हो जाएगा। जी हाँ, और क्यों? सर क्योंकि पहले जब 10 थी वो 1 पे थी, जब 2 हो गए तो 2 पे तो 20 लगेगी। 2 पे 20 लगेंगे। चले ठीक। जी विकास। सर मेरा भी सेम आंसर था कि 20 हो जाएगी क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखें, जवाब इसका जो है वो 20 बिल्कुल सही जवाब है। मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर देता हूँ। देखें, जब आपके पास स्प्रिंग में 4 टन थे तो आप 10 न्यूटन की फोर्स लगाते थे, स्प्रिंग 1 मीटर स्ट्रेच हो जाता था। लॉजिक यूज करें। जब आपने नंबर ऑफ टन्स हाफ कर दिए तो जब आप 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग में, क्योंकि कम टर्न है तो स्ट्रेचनिंग कम हो जाएगी। तो अब 10 न्यूटन लगाने पे स्प्रिंग 1 मीटर स्ट्रेच नहीं होगा बल्कि आधा मीटर स्ट्रेच होगा। तो अगर आप चाहते हैं वो 1 ही मीटर स्ट्रेच हो, आपको फोर्स को जो है वो क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। आसान फाजों में जब आप स्प्रिंग को आधा कर देंगे तो गिवन फोर्स पे उसकी एलोंगेशन भी हाफ हो जाएगी। तो K इस F ओवर X, F और X जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो X को आधा कर देंगे तो K आपके पास जो है वो डबल हो जाएगा। तो हमने एक सीधा सा उसूल बनाया हुआ है। देखें, जब स्प्रिंग को हाफ करेंगे तो दोनों का कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा। अगर आप स्प्रिंग के 3 हिस्से बना देंगे इक्वल तो कांस्टेंट जो है वो थ्राइस हो जाएगा। ठीक, पहली बात तो हमें ये मालूम होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर 2 तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े। स्प्रिंग में एक कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का क्या मतलब है? स्प्रिंग है कांस्टेंट K1 एंड अदर स्प्रिंग विद कांस्टेंट K2, दोनों अलग अलग थे। मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब पहले तो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। जब 2 स्प्रिंग को ज्वाइन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने का मतलब है स्ट्रेच करना आसान हो जाएगा। आसान होने का मतलब है कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो वो कांस्टेंट कैसे निकलेगा? 1 ओवर K इक्वल 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2। शायद दूसरी बात सुन ले तो बात और वाज़ेह हो जाए। अगर आपके पास 2 स्प्रिंग थे, इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है, मैंने इन्हें पैरेलल में लगा दिया। तो याद रखिएगा, आप में से वो लोग जिन्हें जिमिंग का इत्तेफाक है, जिम जाने का इत्तेफाक है, आप एग्री करेंगे कि जिम में जितने इक्विपमेंट होते हैं जिनमें स्प्रिंग्स हैं, वो स्प्रिंग हमेशा पैरेलल में लगे हुए होते हैं। क्यों पैरेलल में लगे हुए होते हैं? क्योंकि जब वो पैरेलल में लग जाते हैं तो उन्हें खींचना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होने का मतलब है कांस्टेंट बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर जो K है वो कैसे निकलेगा? K1 प्लस K2। अगर आप स्प्रिंग को सीरीज में लगा देंगे तो इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल से निकलेगा, पैरेलल में लगा देंगे तो वो डायरेक्ट सम से निकलेगा। अब जहां तक रहा सवाल इस बात का कि जिन बच्चों के जहन में बात है सर स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, आप स्प्रिंग को आधा करते हैं तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता। शायद अगर आप लोग ग्रेविटेशन वाली क्लास में थे तो मैंने वाज़ेह तौर पर एक बात समझाने की कोशिश की थी कि साइंस में कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट जो कि कंडीशनल होता है। जब कंडीशन चेंज होती है कांस्टेंट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल जी, सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 है, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाइए, सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाइए, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। आप अर्थ की बजाय मून की बात कर लें, कांस्टेंट फिर चेंज होकर 1.6 हो जाएगा। आप मून की बजाय जुपिटर की बात कर लें, वो कांस्टेंट 25.6 हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। इसके बरखिलाफ आपको मैंने रेफरेंस दिया था कैपिटल G का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल है, ये चेंज नहीं होगा। आपने जनरल गैस इक्वेशन में कैपिटल R पढ़ा, 8.313 या 0.0821 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स यू आर यूजिंग। ये यूनिवर्सल है, आप किसी भी गैस पे किसी भी कंडीशन पे अप्लाई करते हैं कांस्टेंट चेंज आएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। स्प्रिंग चेंज करेंगे, स्प्रिंग की ज्योमेट्री चेंज करेंगे तो कांस्टेंट को चेंज हो जाना है। तो अपने ध्यान से अब ये बात निकाल दीजिएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट है तो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के हवाले से यहां तक की बात जो है वो मालूम होनी चाहिए।
अगर किसी के ध्यान में यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं वापस जो है वो इसे वाइब्रेटरी मोशन से या सिंपल हार्मोनिक से लिंक करूंगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इस स्प्रिंग कांस्टेंट या हुक्स लॉ से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन करना चाहे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, विकास ने जब आंसर दिया था जब से उनका हैंड रेज है, अगर आप गलती से है तो इसे डाउन कर लें, अदरवाइज मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकें। जी, अगर कोई भी आप में से क्वेश्चन करना चाहे, फील फ्री टू आस्क। ओके, अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, वापस आ जाइए इस डायग्राम के ऊपर जो आपको नजर आ रही होगी स्प्रिंग की। यहाँ पर एक फोर्स है जिसको मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम दिया। न्यूटन का थर्ड लॉ ध्यानों में है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हमारे पास एक एक्शन का जो है वो क्या हुआ करता है, रिएक्शन हुआ करता है। और एक्शन रिएक्शन की खास बात क्या थी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन आपके पास कुछ ऐसा होगा, मैं इसको एफ डैश कह देता हूं। अब अगर मेरे पास एफ डैश का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स, अब इस बात को समझें। इसे रिस्टोरिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वो फोर्स है जो बॉडी को मीन पे वापस लाना चाहती है। वो फैक्टर, वो एजेंट जो बॉडी के ओरिजिनल को मेंटेन करना चाहे, उसे रिस्टोरिंग कहते हैं। ठीक, अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स यानी एफ डैश की बात करूं तो वो क्या होना चाहिए, माइनस के एक्स। क्यों, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अब इस माइनस साइन की एक वजह तो मैंने कर दी कि रिएक्शन है, एक वजह और भी हो सकती है। देखिए, यहां पर दो चीजें हैं, एक आपके पास एफ है और एक आपके पास एक्स है। अगर आप एक्स की डायरेक्शन को रिकॉल करें तो मैंने शुरू में एक बात बताई थी, एक्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। देखिए, मैं इन सबको आप इस बात को भी थोड़ा सा जो है वो जहन में रखें कि जब मैं लिख रहा होता हूं तो मैं एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पर इसे येलो से हाईलाइट किया है ना, ताकि आप चैप्टर में कहीं पर ये येलो हाईलाइटिंग देखेंगे तो आपको शायद रिकॉल हो जाए कि ये इससे लिंक्ड है। एफ डैश और एक्स में एक माइनस साइन मौजूद है। माइनस की एक वजह मैंने क्या की कि डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरी वजह क्या है, देखिए एक्स के बारे में हम ये कहते हैं कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। जरा रिस्टोरिंग को देखिए, रिस्टोरिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गई, ऑपोजिट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन एंड रिस्टोरिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन। देखिए, टूवर्ड्स मीन की थोड़ी सी वजाहत और करूं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये बॉडी आपने ए पर लेकर गए। आप इस डायग्राम पे फोकस कीजिएगा, मैं बॉडी को ए पे ले गया, मैंने रिलीज किया, बॉडी ओ पर आई। ओ पर आएगी तो एक्स जीरो हो जाएगा। एक्स जीरो होने का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स जीरो बन के उसका मकसद पूरा होगी। लेकिन बॉडी यहाँ रुकती नहीं, बॉडी आगे जाती है एक नई पोजीशन पर जिसको मैं बी का नाम दे रहा हूं। और जब बॉडी बी पर पहुंचेगी तो अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने का मतलब है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगी है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब आप गौर कर लीजिए, रिस्टोरिंग फोर्सेस अगेन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन and displacement is always directed away from mean. That's why we have a negative sign in this relationship. तो अब जब कभी भी रिस्टोरिंग का जिक्र होगा माइनस साइन लगा देंगे। तो देखिए, अब मेरे सामने दो इक्वेशंस हैं। एक है मेरे पास अप्लाइड फोर्स की F इक्वल के एक्स, और एक है मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स की F इक्वल माइनस के एक्स। अगर मैं बॉडी को पॉइंट ए पे रिलीज कर दूं तो रिलीज करने का मतलब है अप्लाइड फोर्स तो इंस्टेंटेनियसली खत्म हो जाएगी। अब सिर्फ बचेगी कौन सी, रिस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी को मीन पे लाना चाहेगी। तो अब अगर आपने बॉडी को रिलीज किया तो देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज माइनस के एक्स। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इक्वल एम ए, क्योंकि जब एक ही फोर्स है तो वही रिजल्टेंट है। फिर हम इन दोनों को इक्वेट करते थे, एम ए इक्वल माइनस के एक्स, ए इक्वल माइनस के ओवर एम टाइम एक्स। अब के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टाइम एक्स। ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टाइम एक्स, जिसको मैं कह सकता हूं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस
x। देखिए अब ये रिलेशन आपको दो बातें बता रहा है। नंबर वन, एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement, और displacement हमेशा कहां से हम लेते थे? फ्रॉम मीन पोजीशन। और दूसरी बात क्या है, देखिए माइनस साइन वेक्टर क्वांटिटीज में जब भी माइनस साइन आ जाए इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट होने की बात हो रही है, ठीक। और डायरेक्शन अपोजिट होने का क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन, सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। तो दूसरी बात हमें क्या पता चली? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ओबे करे, उस वाइब्रेटरी मोशन को हम नाम देते थे क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये दोनों पॉइंट हमारे पास कहलाते थे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो तमाम वाइब्रेटरी मोशन जो इस कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो ओबे करेंगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी? वो आपके पास कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैंने आपको बता दिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन के आपके पास जो है वो कुछ कंडीशंस भी हैं। वो कंडीशंस क्या है देखें, क्योंकि अब मुझे सिर्फ समराइज करना है, मैं टेक्निकली आपको समझा सब कुछ चुका हूं। टोटल 4 कंडीशंस हैं। नंबर 1, मोशन मस्ट बी वाइब्रेटरी। सिंपल हार्मोनिक के लिए क्या जरूरी है कि मोशन मस्ट बी वाइब्रेटरी, बॉडी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करे। दूसरा, देयर मस्ट बी सम रिस्टोरिंग फोर्स, देयर मस्ट बी सम रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा देखें, जब आपने बॉडी को पॉइंट ए पे रिलीज किया, बल्कि मैं रेफरेंस देता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले ये बात समझाई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वाइब्रेशन के 4 हिस्से होते हैं। वो ए से ओ जाएगा, ओ से बी जाएगा, बी से ओ जाएगा और ओ से ए जाएगा। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने अभी सर्किल किया। अगर मैं इसी को दोबारा कोट करूं, तो जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी तो क्या होगा? उस मोशन के भी 4 हिस्से बनेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं, बॉडी ए से ओ जाएगी, ओ से बी, बी से ओ, ओ से ए। देखिए बॉडी ए से ओ जा रही है किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स। बॉडी बी से ओ जाएगी किस वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को मीन पे लाना चाहती है। तो वो तमाम मोशंस जो टुवर्ड्स मीन होंगी, दे विल बी बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। और वो तमाम मोशन जो अवे फ्रॉम मीन होती हैं, वो किस वजह से होती हैं? इनर्शिया। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को इनर्शिया याद आ रहा हो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा। इनर्शिया मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये चाहती है कि बॉडी अपनी करंट को मेंटेन करे। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहे, मोशन में तो मोशन में रहे। रिस्टोरिंग फोर्स का हिसाब डिफरेंट है। अब ये कह लें कि रिस्टोरिंग फोर्स है ना, बड़ा लॉयल किस्म का, वो हमेशा अपनी असल को ऑब्टेन करना चाहता है, हमेशा अपनी ओरिजिनल को रीगेन करना चाहता है। तो इनर्शिया में और रिस्टोरिंग फोर्स में ये बुनियादी फर्क है। इनर्शिया tries to maintain current state and restoring force tries to restore the current original state, ठीक। तो अब ये पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 एजेंट्स की वजह से हो रही है। वन इज रिस्टोरिंग फोर्स एंड अदर इज इनर्शिया। तो हम क्या कहेंगे? सिस्टम मस्ट possess some inertia। जो आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम के पास कुछ ना कुछ जो है वो इनर्शिया होना चाहिए, ठीक। अब अगली बात देखिए, अगर आप जो है वो बात करते हैं एक बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जो है वो मूव करेगी, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करे तो एक फोर्स जनरेट होती है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। मैंने अब तक की डिस्क्रिप्शन में फ्रिक्शन का जिक्र भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं बात मानता हूं कि दिस सिस्टम शुड बी फ्रिक्शन
लेस। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ये 4 कंडीशंस हैं। मोशन मस्ट बी वाइब्रेटरी, there must be some restoring force, system must possess some inertia and system must be frictionless। अगर ये 6 पॉइंट आपको किसी वाइब्रेटरी मोशन में नजर आ जाएंगे या किसी मोशन में नजर आ जाएंगे तो आप उस मोशन को नाम देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक, अगर यहां तक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अगर किसी के जहन में जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपने इस चैप्टर में जहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी वहां पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और वो कॉन्सेप्ट था रिलेशनशिप बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, सबसे पहले तो एक फर्क समझ लीजिए, सर्कुलर मोशन और इसके अगेंस्ट हम पढ़ना चाहेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या आप में से कोई दोनों का फर्क बता सकता है कि सर सर्कुलर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फर्क हुआ करता है? जी, अगर आप में से कोई वजाहत करना चाहे। अगर आप में से कोई भी बच्चा इस पॉइंट को एलोब्रेट करना चाहे कि सर सर्कुलर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फर्क हुआ करता है। गलत जवाब पे कोई सजा नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ क्लास थोड़ी सी ना इंटरेक्टिव होनी चाहिए। अगर सिर्फ ये वन वे कम्युनिकेशन हो ना तो वो मजा नहीं आता। जी हाँ, सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी होती है और सर्कुलर मोशन में भी लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड नहीं होती होगी। नहीं होती होगी। अच्छा, हाँ, जवाब आपने जो दिया वो बिल्कुल सही दिया, बस एंड में आके थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। आप कांस्टेंट स्पीड तक तो सही है। याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि शायद आपको याद होगा कि सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी मूव करती है तो आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल हुआ करती है। और अगर वो डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल है तो वो डायरेक्शन हर पॉइंट पे जो है वो चेंज होगी। अगर मैं आपको ये दिखाने में कामयाब भी हो जाऊं कि लेट से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है तो देखिए हर पॉइंट पर स्पीड की डायरेक्शन जो है ना टेंजेंशियल होगी। और टेंजेंशियल जो है वो कैसे बनाते हैं, आप रेडियस बना दीजिए। रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होता है। रेडियस और टेंजेंट जो है वो आपके पास हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। याद रखिएगा, फिजिक्स में कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है, और वेलोसिटी के यूनिफॉर्म रहने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों का जो है वो सेम रहना जो है वो जरूरी होता है। तो इसकी मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, अगर आपने फैन देखा हो, अगर एक फैन है जो अभी स्विच्ड ऑफ है, द मोमेंट यू स्विच्ड इट ऑन, क्या होगा, आपके पास जो है वो फैन की स्पीड ग्रेजुअली बढ़ेगी, फिर एक वक्त आएगा कि फैन जो है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आ जाएगा। अच्छा, जब तक फैन की स्पीड बढ़ रही है दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन ओनली, क्योंकि स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। एंड द मोमेंट फैन रीच द मैक्सिमम स्पीड, अब क्या होगा, वो सिर्फ घूमता रहेगा लेकिन उसकी स्पीड में ना इजाफा होगा ना कमी होगी। ये बन जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। आप में तो कोई कंफ्यूज ना हो कि सर ये वी स्पीड है या वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी होती तो मैं इसके ऊपर एरोहेड बनाता, अगर मैं एरोहेड नहीं बना रहा तो इसका मतलब मैं स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास स्पीड जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पर और बता दूं, हमने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा, मोशन इन 2 डायमेंशन। हम रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं तो हम ये क्रॉस रेफरेंसेस नहीं देते हैं।
लेकिन एप्टीट्यूड में पढ़ाते हैं तो हमारा मानना ये होता है कि बच्चे ने जो है वो ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो आप में से मेजॉरिटी लिंक करने की पोजीशन में होगी। देखिए, जब बॉडी परफॉर्म करती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन पाया जाता है जिससे हम नाम देते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? शायद आपको याद हो, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का ताल्लुक चेंज इन डायरेक्शन से है, चेंज इन मैग्नीट्यूड से नहीं है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। और जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते थे तो उसके अंदर दो और एक्सेलरेशन होते थे, एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता था, शायद आपके जहनों में हो, और एक आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ जाऊंगा, चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो रिव्यू भी कर लेंगे। डेल्टा ओमेगा ओवर टी एंगुलर होता था और ए इक्वल आर अल्फा आप पढ़ा करते थे। फिलहाल ये सारी बातें हमारे काम की नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप ये कह रहे होते हैं कि स्पीड इज कांस्टेंट, and the moment you said speed is constant, it means that object cannot be having angular acceleration or tangential because both of them related to change in magnitude. अब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी और जिससे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो आपको फर्क याद होना चाहिए, सर्कुलर मोशन मींस speed is not constant, body will be having all three acceleration, centripetal, angular and tangential. और जब मैं लव इस्तेमाल करता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी विल बी हैविंग ओनली सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ओनली, राइट। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, हम उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करेंगे किससे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। देखें अब मैं रिलेट करता कैसा हूं। मैंने क्या किया, मैंने कंसिडर किया एक पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। इस सर्किल का सेंटर मेरे पास O है, ये जो लाइन मैंने बनाई ये कहलाएगा सर्किल का रेडियस, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं A। तो O से R तक मेरे पास कहलाएगा क्या? रेडियस। O से A तक मेरे पास R कहलाएगा, ये मेरा रेडियस है। अगर मैं यहां पर भी रेडियस बना दूं तो अब मेरे पास ये जो पूरी लाइन होगी, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास A से B तक बन जाएगी और ये A से B तक हमारे लिए कहलाएगा क्या? सर्किल का डायमीटर। ये A से B तक हमारे पास कहलाएगा क्या? सर्किल का डायमीटर, राइट। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि पार्टिकल P इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब वो A से अपनी मोशन स्टार्ट करके लेट से इस नए पोजीशन P पे आ गया। तो अब इस O से लेके P तक भी मेरे पास क्या कहलाएगा? R। पार्टिकल ने कुछ एंगल ट्रेवल किया होगा जिसको मैं कह देता हूं थीटा, जो हमारे लिए कहलाता है क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब अगर मैं पार्टिकल P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं बिल्कुल इसके नीचे, तो यहां पर आपके पास एक पॉइंट बनेगा जिसको मैं Q का नाम दे रहा हूं। ये Q हमारे पास कहलाता है क्या? प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन के लिए जो ज्यादा आसान लफ्ज है, वो ज्यादा आसान लफ्ज होता है क्या? शैडो। आप इस Q को कई नाम दे सकते हैं, मैं इसको कह सकता हूं शैडो ऑफ P, और अगर आप इसे शैडो नहीं कहना चाहते तो यू मे कॉल ए प्रोजेक्शन ऑफ P। प्रोजेक्शन टर्म आपके लिए नई नहीं है, आप वेक्टर्स में जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर निकाला करते थे, तो आपके लिए कॉमन टर्म है। अच्छा, अब होता क्या है, जब पार्टिकल P परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा इमेजिन करें, जब पार्टिकल P मौजूद होगा कहां पर? पॉइंट A पे, और वो परफॉर्म करना शुरू करेगा सर्कुलर मोशन, तो कुछ ऐसी कंडीशन बनाएगा। जितनी देर में पार्टिकल P पॉइंट A से मूव करके आपके पास पॉइंट B तक आएगा, देखिए पॉइंट B ये था जिसको मैंने कहा था कि ये जो है वो डायमीटर की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, इसने कंप्लीट कर लिया हाफ रोटेशन। उतनी देर में जो प्रोजेक्शन होगा, वो प्रोजेक्शन पॉइंट A से मूव करते करते कहां तक आ जाएगा? पॉइंट B तक। अब इसके बाद पार्टिकल P तो अपनी रोटेशन कंटिन्यू करेगा, ये B से मूव करेगा और कहां पर वापस आएगा? A पर।
उतनी देर में आपके पास जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन जो है वो बी से कहां पर वापस आ जाएगा, ए पर। तो मैं एक बात कह सकता हूं, जितनी देर में पार्टिकल पी ने एक रोटेशन कंप्लीट की यानी उसका टाइम पीरियड, उतनी देर में प्रोजेक्शन क्यू एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा यानी उसका टाइम पीरियड। तो मैं ये कह सकता हूं टाइम पीरियड ऑफ पी इज सेम एज टाइम पीरियड ऑफ क्यू। एक तो हमें उसूल पता चल गया कि अगर मुझे पार्टिकल का टाइम पीरियड मालूम है तो जो टाइम पीरियड पार्टिकल का होगा वही टाइम पीरियड किसका होगा, उसके प्रोजेक्शन का होगा। तो अब मेरा असल मकसद क्या है, मैं बेसिकली मोशन पढ़ना चाहता हूं प्रोजेक्शन की, और हम प्रोजेक्शन की मोशन पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल। कैसे, एक उसूल याद कर लें। देखिए टाइम पीरियड के लिए मैंने एक बात वादे कर दी है, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। जो टाइम पीरियड पार्टिकल पी का है वही टाइम पीरियड उसके प्रोजेक्शन यानी उसके शेडो का होगा। अब जो अगली बात समझाने जा रहा हूं इसको जरा गौर से सुने। देखिए हम सबकी ये एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन होगी कि अगर ग्राउंड पर एक बॉल रखी हुई हो और आप बॉल को किक मार दें तो बॉल ऐसा पाथ बनाएगी जिसे आप पैराबोला कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के जहन में प्रोजेक्टाइल मोशन शायद आ रही हो, बॉल यहां पर होगी, बॉल यहां पर होगी, बॉल इधर आएगी, बॉल इधर आएगी। बॉल का जो शेडो है वो मुस्तकिल बॉल के नीचे है, क्योंकि बॉल की वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट बना सकते थे। एक बनाते थे आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और आप एक बनाते थे इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि शेडो विल रिमेन अंडरनीथ द बॉल ऑल द टाइम, जो शेडो है वो हमेशा बॉल के बिल्कुल नीचे रहेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि जो बॉल की वेलोसिटी या स्पीड है वही शेडो की स्पीड हो। सोचें, अगर बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो फिर शेडो की भी कितनी होनी चाहिए, 2, ताकि शेडो हमेशा बॉल के नीचे रहे। भाई ये उसूल है, ये प्रिंसिपल है जो आपको याद करना है। अगर मुझे शेडो की मोशन स्टडी करनी है तो मैं पार्टिकल की मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा। मैं इस पॉइंट को लिख भी देता हूं। अगर मुझे मोशन ऑफ क्यू चाहिए तो मैं मोशन ऑफ पी का क्या निकाल लूंगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखें मैं इस बात की एक एग्जांपल भी आपको दूं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा शेडो का एक्सीलरेशन निकालिए, अब अगर मुझे शेडो का एक्सेलरेशन चाहिए तो शेडो का एक्सेलरेशन नहीं निकालूंगा, मैं पार्टिकल के एक्सीलरेशन का हॉरिजॉन्टल निकाल लूंगा। तो कैसे निकालेंगे, ए क्यू बराबर होगा ए पी कॉस थीटा, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप यूजुअली कॉस से निकालते थे। भाई मैं इस जुमले पे थोड़ी सी और वजाहत भी कर दूंगा इसकी। अब हमें याद है कि जो सेंटीपीटल एक्सीलरेशन है, क्योंकि मैं पार्टिकल पी के लिए फैसला कर चुका हूं, इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, and if it is performing uniform circular motion it will be having only one exertion which is centripetal। कैसे निकालते थे, v स्क्वायर ओवर r, क्योंकि पार्टिकल p की बात हो रही है। हमें मालूम है vp बराबर होता था r ओमेगा के। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ap बराबर होगा r ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, ओमेगा एंगुलर स्पीड का नाम है। ठीक, वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखें जब आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो हमें दो बातें याद होनी चाहिए। नंबर 1, ये वेक्टर है, ये एंगल है, ये बन गया वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये बन गया वेक्टर का वाई कंपोनेंट। याद रखिएगा वो कंपोनेंट जो थीटा के सामने होता है वो हमेशा साइन से निकलता है और जो थीटा की बेस में होता है वो हमेशा कॉस से। तो ये रूल नहीं है कि x कंपोनेंट इज ऑलवेज कॉस एंड y कंपोनेंट इज ऑलवेज साइन। रूल क्या है, द कंपोनेंट विच इज ऑपोजिट टू थीटा नो मैटर व्हाट इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड बाय साइन, और जो एडजेसेंट में या बेस में मौजूद है वो कॉस से निकाला जाता है। एक चीज तो ये मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो वेक्टर का एंगल हमेशा वेक्टर की टेल पे बनता है। अगर एंगल वेक्टर की हेड पे बन रहा है तो आप उस एंगल को इस्तेमाल नहीं करते। आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एंगल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज एट इट्स टेल।
वेक्टर का एंगल हमेशा वेक्टर की जो है वो टेल पे बनता है, वेक्टर का एंगल कभी भी वेक्टर के हेड पे नहीं बनता। अब जिस एक्सेलरेशन को आप रिजॉल्व कर रहे हैं AP cos थीटा, दिस AP इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। आप डायग्राम पे देखो तो मैंने AP की डायरेक्शन बनाई है, तो ये तो टुवर्ड्स सेंटर बन रही है, तो थीटा तो टेल हेड पे बन रहा है, तो मुझे हेड की जगह टेल लाने के लिए वेक्टर को पलटना पड़ेगा। और कैसे पलटते थे? माइनस साइन से। तो हम यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देते हैं। हमने माइनस साइन क्यों लगा दी? हमने माइनस साइन इसलिए लगा दी कि आपके पास वेक्टर AP की टेल पॉइंट O पर आ जाए और हेड जो है वो पॉइंट P पे चला जाए। मैं एक दफा दोबारा वजाहत कर दूं, सर्किल सेंटर AP ऐसा था, जैसे ही आप माइनस साइन लगाएंगे AP जो है वो ऐसा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब सेंटर पर O पर टेल आ जाएगी, मैं आराम से रिजॉल्व कर लूंगा। फिर हम ये कहते थे कि अगर आपको cos थीटा चाहिए तो देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रही है, मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूँ, बड़ा डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आप आराम से देख लें। ट्राइंगल है OPQ, ये एंगल थीटा है, O से P तक R है और O से Q तक क्या लाएगा? X, यानी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि Q वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से होता है। अगर किसी के ध्यान में ख्याल आ रहा है सर OP तो एक्सेलरेशन भी है, तो याद रखिएगा जब आप वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं सबकी नेचर का एक जैसा होना जरूरी है। अगर आप OP की जगह एक्सेलरेशन रखेंगे तो आप O से Q को APX कह सकते हैं, X नहीं कह सकते, क्योंकि X इज डिस्प्लेसमेंट। यहां से अगर मैं cos थीटा की इक्वेशन बनाऊं तो वो होता था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी X ओवर R। मैं cos थीटा की इस वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा, जब मैं cos थीटा की इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस R ओमेगा स्क्वायर X ओवर R, R से R कैंसिल, AQ इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर X। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि पार्टिकल P इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, डेरिवेशन यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अगर मैं कहूं कि P इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब है दिस ओमेगा शुड बी कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। इसका मतलब AQ इक्वल माइनस कांस्टेंट टाइम X, यानी AQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस X। और अब आपको याद आ जाएगा ये कैरेक्टरिस्टिक तक किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हमने आज की क्लास में पढ़ा कि वो तमाम मोशन जिसपे A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस X वैलिड है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो ये आपके पास जो है वो क्या बन जाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? तो हमने क्या सीख लिया? इफ अ पार्टिकल P is performing uniform circular motion, its shadow will be performing simple harmonic motion along diameter of the circle. और अगर मैंने कहा if particle P is performing circular motion, then its shadow will be performing vibratory motion only. इस जुमले पे गौर कीजिए, अगर P की मोशन सर्कुलर है तो Q की मोशन सिर्फ वाइब्रेटरी होगी। अगर P की मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर है तो Q की मोशन क्या बन जाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हमने बात की है कुछ वाइब्रेशन से मुताल्लिक, कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुताल्लिक। आप में से किसी की भी जहन में कोई भी कंफ्यूजन है इस हवाले से तो आप बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। जी शायद सर मेरा क्वेश्चन इस टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने एक असाइनमेंट दिया था ग्रेविटेशन का, तो उसमें एक एलिवेटर वाला क्वेश्चन था, वो समझा दें आप। हाँ, वो एलिवेटर वाला क्वेश्चन, एक मिनट मैं क्वेश्चन अपने सामने पहले लेके आ जाऊं। अच्छा, जिसमें अ वुमन विद मास ऑफ 20 kg, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? जी जी सर, ये बात। अच्छा देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं ना, वैसे आप तमाम बच्चे इस बात को गौर से सुने, गो के हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोई सवाल करना नहीं चाह रहा है, इसलिए मैं इस टॉपिक
इस क्वेश्चन का आंसर कर दे, वरना मेरी ख्वाहिश होती है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पहले मुझसे डिस्कस कर लें, क्योंकि कोई और क्वेश्चन नहीं कर रहा तो मैं इसका आंसर कर दूं। इस क्वेश्चन को अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आपके सामने है या नहीं, अगर आप मुझे 4-5 सेकंड दें तो ये क्वेश्चन मैं आप सबको जो है वो दिखाने में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो एक खास सोच के तहत बनाया था मैंने। सर मैं रीड आउट कर दूं अगर आपके पास नहीं है तो? नहीं, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उसे जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ सबको। अब मेरा ख्याल है अब में से हर बच्चा क्वेश्चन जो है वो देख पा रहा होगा। देखिए, जब ये क्वेश्चन मैंने बनाया ना तो मैंने सोच के तहत बनाया है कि ये एमकेट का बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर करेगा। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि बगैर मेहनत के जवाब निकल आए। देखें, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो वुमेन का मास आपको कितना गिवन है, 20 kg, ठीक है। अगर ये मास जो है वो 20 kg है तो इसका मतलब जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 196 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, एलिवेटर कहां पर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जिन बच्चों के केस में वेटलेसनेस वाली वो एलिवेटर वाली एग्जांपल उन्हें याद होगा, जब एलिवेटर अपवर्ड जाती है तो वेट बढ़ जाया करता है, ठीक। तो आप बगैर किसी मेहनत के इसका आंसर क्या निकाल लेते हैं, 236। आप बगैर किसी मेहनत के इसका आंसर क्या निकाल लेते हैं, 236, क्योंकि सिर्फ 236 से 196 से ज्यादा है। हाँ, सिर्फ ये जो नन ऑफ द अबव है ना, इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हैं, एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर एलिवेटर अपवर्ड जाती थी तो हम इस्तेमाल करते थे NA इज इक्वल टू T माइनस W, याद है। अच्छा, अब आपके पास मास कितना है, 20, एक्सेशन कितनी है, 2, राइट, और T हमें मालूम करना है। W की जगह आप क्या लिखेंगे, mg, जिसके लिए हम फैसला कर चुके हैं, वो क्या होगा, 196। तो ये क्या बन जाएगा, 40 प्लस 196 इक्वल T, तो आपका 236 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? या ओके, थैंक यू सर। ओके, तो आप में से कोई और बच्चा अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर आपके ध्यान में अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह वी विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास। And on Monday, you will be having your weekly test as well. In that test, we will be having complete gravitation and whatever we have discussed so far in chapter number 8. और मैं कोशिश ये करूंगा, मैं एक स्मॉल असाइनमेंट जो है वो मंडे से पहले ही आपसे शेयर कर लूंगा, so that you have some practice. Okay, now I will resume in next class.